हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एज यूजुअल आज भी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, जैसे कि हम ऑलवेज करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते भी आपको लर्न हो जाएंगे, इस तरह मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो टॉपिक है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, और क्लास नाइन्थ वाइज है, क्लास नाइन्थ के लिए है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि आपको क्वेश्चंस वही हैं और एडवांस लेवल के हैं, लेकिन आपको कभी कभी होता है कि लैंग्वेज चेंज करके आते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते। तो बस मैंने कुछ इसी तरह कोशिश की है कि अलग अलग तरीके से आपको सेम ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली बताए जाएं। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस इन्वॉल्व चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि गैस से लिक्विड, गैस को लिक्विड में चेंज करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ, जो कि बच्चे कुछ टर्म समझने में प्रॉब्लम होती है या हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए ये इजी हो जाए, राइट। सो ऑप्शन है ए सब्लिमेशन, बी है इवेपोरेशन, सी है कंडेंसेशन एंड डी है मेल्टिंग। ये पार्ट वन में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। तो गैस जब लिक्विड में चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, राइट। सो आप इसका पार्ट वन चेक कर सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करते करते लर्निंग भी कराऊंगी साथ साथ, जिससे कि आपका टाइम सेव हो, राइट। तो चलिए ए की तरफ बढ़ते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, रिमाइंड करिए अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है। सब्लिमेशन होता है चेंज डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड सॉलिड फॉर्म टू गैस, ठीक है, सॉलिड टू गैस। और इवेपरेशन होता है वेपर फॉर्म, वाटर का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना रूम टेम्परेचर पे। और मेल्टिंग क्या होती है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, राइट। अब बचा है हमारा कंडेंसेशन, जो कि ये प्रॉपर आंसर है, यस। तो इन कंडेंसेशन गैस लूजेस एनर्जी एंड टर्न्स इनटू द लिक्विड। देखिए ये सीधा साधा ऐसे एग्जाम्पल है जिससे कि हमारी वाटर साइकिल होती है। आपने वाटर साइकिल थर्ड फोर्थ क्लास में भी बताते रहते हैं कि सी लेवल या ओशन का जो पानी है वो सनलाइट में इवेपरेट होता है, यानी कि गैस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में आता है, फिर वो कूल होके इस तरह क्लाउड बन जाते हैं। और जब यहाँ पे इसको थोड़ा टेम्परेचर मिलता है तो ये वापस से लिक्विड फॉर्म में रेन ड्रॉप की फॉर्म में फिर से अर्थ पे आ जाता है, ठीक है। और सीधा साधा एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप पानी गर्म कर रहे हैं किसी भी बर्तन में, तो कोई भी यूटेंसिल है आपका, तो उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड भरा है, वाटर है, जो भी है वो यहाँ पे गर्म हो रहा है। गर्म होते होते ये क्या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ये वेपर फॉर्म में। अब इसी में ही अगर आप इसको हटा के, यूटेंसिल्स को हटा के और इसके ऊपर एक लिड रख दो, कोई भी ढक्कन लगा दो, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि लिड के ऊपर बहुत ही पानी की ड्रॉपलेट्स है। तो ये प्रोसेस क्या होगी, वेपर का वापस से पानी में कन्वर्ट होना, क्या हुआ, कंडेंसेशन, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ड्यूरिंग द मेल्टिंग। ठीक है, पार्टिकल्स के साथ क्या होता है मेल्टिंग की प्रोसेस में। तो ऑप्शन है ए दे कम क्लोजर, बी है दे मूव फ्रीली, दे गेन एनर्जी एंड मूव अपार्ट एंड दे स्टॉप मूविंग। वो पास में आते हैं मॉलिक्यूल, बी है मॉलिक्यूल फ्रीली हो जाते हैं, मतलब इधर उधर भागने लगते हैं, सी है एनर्जी गेन करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और डी होता है दे स्टॉप मूविंग, मतलब वो मूव करना ही बंद कर देते हैं, इधर उधर और जाना ही बंद कर देते हैं। सो आंसर इज सी, दे गेन एनर्जी एंड मूव अपार्ट। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है आइस, ठीक है। आइस में क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास थे। अभी ये रूम टेम्परेचर पे आपने इसको बाहर ही छोड़ दिया है, सो इसका टेम्परेचर तो डाउन है और रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा। रिमेंबर हीट में भी आपको मैंने यही बताया था कि हीट का फ्लो होता है किधर से किधर की ओर, भाई बता सकते हैं कोई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, गर्म से ठंडे की ओर, राइट। मतलब ज़्यादा हॉट चीज़ से कोल्ड रीजन की तरफ
ये मूव करती है। तो ये यहाँ से गर्म हवा, गर्म जो है टेम्परेचर वो इसको मिलेगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरह से कुछ दूर दूर हो जाते हैं, यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हीट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, वीकनिंग फोर्स एंड allowing particles to move apart. Okay, so next है the boiling point of the water decreases at high altitude because, यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, बॉइलिंग पॉइंट वो एक टेम्परेचर होता है, एक डेफिनेट पॉइंट टेम्परेचर होता है जिसपे कि लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से वेपर जिस टेम्परेचर पे बनता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे जो वाटर का है हमारा, तो वो क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। लेकिन ये बोल रहे हैं हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन एरिया में, ठीक है, जहाँ पे हम ऊंचाई पे जब जाते हैं तो वहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो कम क्यों हो जाता है, मतलब वो 100 से कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए टेम्परेचर इज लो, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। बी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। सी है ग्रेविटी इज लो और ग्रेविटी कम होती है। डी है विंड स्पीड इज हाई, मतलब जो विंड स्पीड होती है हवा के चलने की वो ज़्यादा तेज होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट के कम होने का क्या रीज़न है, आंसर इज बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रेशर लो है और क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। जो चीज़ जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपके घरों में दाल पकाई जाती है या कोई भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, दाल है, राइस है, तो क्या है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन रही है वो भी 10 मिनट में, राइट, वो पहाड़ों में या माउंटेन एरिया में क्या हो जाता है कि इसका टेम्परेचर कुछ यहाँ पे देखिए 69.9 समथिंग लिखा हुआ है। तो जब इसको ये टेम्परेचर इतना नहीं मिल पाता है पकने के लिए, तो यहाँ पे जो भी फूड पकाए जाते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, मतलब जो चीज़ 10 मिनट में बन रही है वो यहाँ पे 15 से 20 मिनट ले लेगी। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा सी लेवल, यानी कि जो हमारा प्लेन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये टेम्परेचर नहीं मिल पाता है प्रॉपर और चीज़ें प्रॉपर पक नहीं पाती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है, राइट। तो याद रखिए पहाड़ों पे जो दाल राइस जो भी बॉइलिंग वाला फूड है वो कम ज़्यादा टाइम लेता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जिसको आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो ए है सॉलिड, बी है लिक्विड, सी है गैस एंड डी है ऑल इक्वल। तो आंसर क्या होना चाहिए आपको, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, सोच समझ के बताइएगा इसका आंसर। एक ये बलून लिया है, ठीक है, इसमें एयर फिल्ड है। अब आप इसमें सॉलिड रखिए, कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी अंदर सॉलिड रख दीजिए और एक बलून में लिक्विड भर दीजिए, एक बलून में गैस भर दीजिए, तो आप खुद बताइए कि आप किसको सबसे ज़्यादा दबा सकते हो। तो आंसर है गैस, राइट। तो जैसे गैस फिल्ड बलून है ना, इसको आप दोनों हाथों से लीजिए। अगर इसमें देखो सॉलिड होगा तो आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि भाई सॉलिड को दबाने के लिए इक्वल फोर्स भी ज़रूरी होता है, ओके। और लिक्विड है, आपने ज़्यादा प्रेस किया तो वो क्या, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएंगे और ये बस्ट हो जाएगा। अब रही गैस की बात, राइट। तो यहाँ पे गैस अगर फिल्ड है तो आप इसको और भी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो इन कंपैरिजन टू दी लिक्विड, ओके। तो ये ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे ना ये गैस फिल्ड है और ये कुछ पिस्टन की तरह है कि यहाँ से ये बिल्कुल कवर्ड है और इससे स्टिक से इसको दबाया जा रहा है। तो देखिए दबते दबते यहाँ पे इसको जब प्रेस किया जा रहा है तो ये रहा इसका लेवल, ठीक, और ये रहा लिक्विड का लेवल कि आप इसको ज़्यादा नहीं प्रेस कर सकते बट एयर को प्रेस कर सकते हो और सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए है ऑप्शन मेल्टिंग, बी है सब्लिमेशन, डी है कंडेंसेशन एंड डी है फ्रीजिंग।
तो ड्राई आइज किसका एग्जाम्पल है? ओके, तो ड्राई आइज इज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ये कुछ इस तरीके से ड्राई आइज होती हैं। ड्राई आइज होता है सॉलिड CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना उसको सॉलिडिफाई किया जाता है और सॉलिडिफाई करके उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में आपको यही बताया था ना, सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड टू गैस। ओके, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, गैस से डायरेक्टली सॉलिड, तो ये क्या होता है? सब्लिमेशन। यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट भी हुआ था, कुछ लोग पूल पार्टी कर रहे थे, उन्होंने ना फ्यूम्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये ड्राई आइस का यूज़ किया, बट वो ज़्यादा हो गई तो वो लोग डेड भी हो गए थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ गया था कि उस पूरे एरिया में, उस पूरे जगह पे ना ऑक्सीजन लेवल ही कम हो गया था, जिससे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई और वो सब डेड हो गए। तो इस तरीके से इसको याद रखना, ड्राई आइस क्या होती है? ये इस तरीके से फ्यूम्स देती है रेफ्रिजरेशन में, मतलब चीज़ों को ठंडा करने में, और कई जगह ये पैकेजिंग वगैरह में भी काम आती है, राइट। तो इस सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। देखो, सॉलिड में डेफिनेट शेप क्यों होता है, मतलब उनका शेप जैसा है वैसा क्यों होता है? ऑप्शन है ए, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। बी है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कमज़ोर होता है। सी है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। और डी है हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक यानी कि मूविंग एनर्जी ज़्यादा होती है। सो आंसर इज सी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जिन्होंने भी मेरा पहला पार्ट इस वीडियो का देखा है, सेम टॉपिक का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। आप ये समझ लीजिए ये बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर्स की तरह है कि इनमें बहुत ज़्यादा प्यार है। आप जितना ज़्यादा प्यार होगा उतना ही आपको इनको तोड़ने में, यानी कि इनको दूर दूर करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, तो मैंने ये भी बताया था कि स्पेस जो होता है, सॉरी, स्पेस होता है तो वो रेसिप्रोकल होता है फोर्स के, राइट। जो मतलब आप स्पेस कम तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और स्पेस ज़्यादा है दोनों के बीच में, सबके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फोर्स कम लगेगा तोड़ने में, ठीक है। तो ये हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, तो इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब स्पेस कम है, ये पास पास हैं, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा, उल्टा होता है ये कि फोर्स ज़्यादा और स्पेस कम। और लिक्विड में इसका थोड़ा सा स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। और गैसेस में तो ये बहुत ही दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्पेस ज़्यादा और इनको तोड़ने में बहुत ही फोर्स कम लगता है, राइट। नेक्स्ट है, अ गैस फिल्स इन द कंटेनर कंप्लीटली बिकॉज। जो गैस फिल्स अ कंटेनर कंप्लीटली, इनमें ऑप्शन देख लीजिए। ए है इट हैज़ हाई डेंसिटी, बी है इट हैज़ नो मास, मतलब इसमें बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, इसमें मास नहीं होता। और सी है इट्स पार्टिकल मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, डी है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। तो कोई भी गैस जो है कंटेनर में कंप्लीटली कैसे भर सकते हैं? देखो, एक सॉलिड है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सॉलिड है मान लीजिए, तो वो जो सॉलिड का शेप है, उस सॉलिड के शेप के हिसाब से कंटेनर का शेप लेगा, वॉल्यूम लेगा। और अगर लिक्विड है तो भी लिक्विड इतना फिल हो रहा है कि वो कंटेनर का वॉल्यूम लेगा। लेकिन जो गैस है, आप पूरे कंटेनर में ये फिल हो जाती है, राइट। तो इसका आंसर देखिए, आंसर इज सी, इट्स पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आप डीओ यूज़ करते हैं, राइट। तो डीओ में सॉरी जो वो आते थे गैस वाले डीओ, तो उनमें क्या होता था, कंटेनर में जैसे हवा भरी रहती थी, तो ज़रा सी भी ये पूरे में ऐसे फैल जाती है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है दूर दूर होते हैं, तो जितना वॉल्यूम आप उनको देंगे उतना ही कम है, तो ये इस तरीके से इसमें भर जाता है। इसीलिए ये कोई भी कंटेनर जो भी होगा उसका ये
शेप ले लेता है. सो रैंडम मोशन ऑलवेज गैस टू ऑक्यूपाई एंटायर स्पेस. जो इनका रैंडम मोशन होता है, जो इनको आपस में प्यार नहीं है, तो वो इनको दूर दूर पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कवर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया, गैस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या होता है. गैस पर प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल इस तरह से बताया था ना, यहाँ लिक्विड था और ये कुछ पिस्टन सा रखा था, फिर इसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो वही इससे रिलेटेड है. ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस पे. वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज. बी वॉल्यूम डिक्रीज, सी नो चेंज, और डी गैस बिकम सॉलिड. ध्यान रखिएगा ऑप्शन टिक करते समय ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. प्रेशर बढ़ने पर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे ही प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है. सो आंसर इज वॉल्यूम डिक्रीज. राइट. इसका एक बहुत इजी सा मैं आंसर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, समझने की कोशिश करिएगा. ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं. राइट. और इस तरीके से ये दूर दूर हैं. ओके. और अभी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम है, सबके बीच में वॉइड वॉल्यूम है, खाली वॉल्यूम है. ठीक है. अब क्या है, देखो ये जो स्लिड है ये नीचे की जा रही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है. अब इन पे प्रेशर आ रहा है. ठीक. अब एक चीज़ ऐसे ही आप खुद पे समझ लीजिए, कोई भी एक रूम है उसमें 3 से 4 लोग हैं. ओके. तो ठीक है, उनको सबको अपना अपना स्पेस मिल रहा है, बस बट इसी रूम में अगर और भी ज़्यादा लोग आ जाए, बहुत 100-200 लोग आ गए, तो अब क्या है, सबको अपने लिए पर्टिकुलर को वॉल्यूम कम मिल रहा है, तो क्या अब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. राइट. यही मैंने पार्ट 1 में भी आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि रिलेशन ही कुछ ऐसा है प्रेशर और वॉल्यूम का, कि प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम. राइट. अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है. अकॉर्डिंग टू द गैस लॉ, इंक्रीजिंग प्रेशर रिड्यूसेस वॉल्यूम. राइट. नेक्स्ट है why do we see water droplets on the outside of the cold glass. right. मतलब हम बाहर वाटर ड्रॉपलेट जो जिनके भी कांच के विंडोज होंगे उनको ये चीज़ दिखती भी होगी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ ठंडे ग्लास पर कैसे आ जाती हैं. तो ऑप्शन है ए इवापोरेशन, बी है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, सी है सब्लिमेशन एंड डी है फ्रीजिंग. और इसका आंसर है बी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. देखिए जैसे ये बाहर की तरफ आप जिस भी कहीं पे भी रह रहे हैं वहाँ पे विंटर सीजन है बाय द वे. तो विंटर सीजन में क्या होता है, आउटसाइड वाला जो टेम्परेचर है वो मैक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा, भाई जितनी भी हो वहाँ का 1 डिग्री 2 डिग्री. ठीक है. माइनस में भी समटाइम्स होता है. और अंदर आप जिस साइड पे रह रहे हो भाई, आप तो इस टेम्परेचर में नहीं रह सकते ना, तो आपको तो कुछ हीटर वीटर की ज़रूरत होगी, या फिर आप अपने घर को वार्म रखने के लिए कुछ भी करोगे, फायर जलाओगे. तब क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, बाहर का ठंडा है. तो बाहर से जो भी यहाँ पे वाटर आ रहा है ना, इस पे जो भी मॉइस्चर आ रहा है विंडो पे, अंदर की गर्मी से ये है ना, यहाँ पे सारी की सारी ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं. ओके. चलिए, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी. नेक्स्ट है वाई इज एलपीजी स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर्स. वाई एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपने कोल एंड पेट्रोलियम में भी पढ़ा है. तो वाई इज एलपीजी स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द सिलेंडर. मतलब एलपीजी जो आपके घरों में सिलेंडर कुकिंग गैस आती है ना, तो उसको लिक्विड फॉर्म में क्यों भरते हैं. ऑप्शन है टू इंक्रीज प्रेशर, टू डिक्रीज टेम्परेचर, टू स्टोर मोर गैस इन अ लेस स्पेस एंड टू मेक इट सेफर. सॉरी, आंसर है इसका टू स्टोर मोर गैस इन लेस स्पेस. क्यों? क्योंकि देखिए जब आप डीओ यूज़ करते हैं जो, वो भी तो इसी का ही एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे अंदर लिक्विड होता है. डीओ है, रूम फ्रेशनर है, जो लिक्विड वाले आते हैं जिनको शेक करना पड़ता है स्प्रे से पहले, तो वो क्या होते हैं, अंदर ये लिक्विड होता है और जो कि बाहर आते ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो लिक्विड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम देन दी गैसेस
एफिशिएंट स्टोरेज। और इसको एक पर्पस से और भी किया जाता है कि देखो जो गैस है वो यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर है ना वो किसी भी टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पे सिलेंडर नहीं चलेंगे, जहाँ ज़्यादा सर्दी हो रही है वहाँ पे नहीं चलेंगे। इनको इसीलिए इस गैस को लिक्विड फॉर्म में किया जाता है ताकि जब ये गैस जो अंदर है ना वो बाहर के टेम्परेचर से को कैप्चर करके ना एक्सप्रेस ना होने लगे। अगर ये बाहर का टेम्परेचर लेगी, सिलेंडर गर्म हुआ ना, तो ये गैस जो है गर्म होने पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी और ये बाहर आने की कोशिश करेगी, तो उस टाइम पे गैस सिलेंडर फट भी सकता है, इतना डेंजरस होता है। इसलिए हम यहाँ पे एलपीजी को कभी भी गैस फॉर्म में नहीं फिल करते हैं, ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में ही फिल करते हैं, जिससे कि ये कम से कम जगह में ज़्यादा आ जाए और ज़रा सा भी एक्सपेंशन भी हो ना तो भी ये मैनेज कर ले। ओके, so next है what will happen if the intermolecular force in liquid become very strong। देखो भाई लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या होता है। ओके, क्या होगा। सो ऑप्शन है इट बिकम्स गैस, बी है इट बिकम्स सॉलिड एंड सी है नो चेंज और डी है इट डिसअपियर। तो ज़रा सा भी थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करिए और जल्दी से ऑप्शन टिक करिए कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनमें ज़्यादा फोर्स बढ़ गया, ठीक है, अगर इनमें फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, आप समझ रहे हैं जो भी मैंने पहले डिस्कस किया है, यस ये सॉलिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्पेस कम हो जाएगा, राइट। फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस कम हो जाएगा और जब स्पेस कम होगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, माइंड में रख लीजिए। ये फॉर्मूला तो अब हर जगह काम आने वाला है कि जैसे फोर्स फैमिली मेंबर्स में होता है वैसे यहाँ पे भी है कि अगर आपको उनको दूर दूर करना है तो भाई आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको ट्रिक्स ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऐसा मत करिएगा, ये सॉलिड लिक्विड गैस तक ही रहने दीजिए। सो एक्सप्लेनेशन है स्ट्रॉन्गर फोर्स रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट सॉलिड फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्गर फोर्स क्या करेगा, इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर है ना इनको दूर दूर जाने से रोकेगा, पास पास लेके आएगा और अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, सॉलिड, यानी कि आप आइस बन गई। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आगे के भी वीडियोस मिलते रहें और होपफुली कि आपको लर्न भी होता जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर सीरियसली आप लर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर करके अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, तो मैं इसीलिए वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ ताकि जो भी बच्चे इन चीज़ों में सफ़र करते हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, अपनी क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इन वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट भी करिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे समझाने में और क्या मतलब मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, थैंक यू।